चलिए भाई। ओके दोस्तों, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ए वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रा स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जब आप लोग ये लेक्चर देख रहे होंगे उस समय शायद हो सकता है कि मैं ये जो लेक्चर हो रहा है दोस्तों वो बेसिकली हम लोग यहाँ पर, अगर आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, ये प्रीमियर है। प्रीमियर का मतलब होता है कि मैं साइमल्टेनियसली आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि एक टीचर को पता होता है कि कहाँ पर अगर बच्चा साइमल्टेनियसली क्लास नहीं कर रहा है फिर भी कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उस कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से थॉरली तरीके से पढ़ेंगे। और चूंकि होली स्पेशल है तो आप सभी लोग होली एंजॉय कर रहे हो, जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। आई प्रे टू गॉड कि आने वाला टाइम ये होली आपके लिए सौगात लेकर के आए, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट के जीवन में यार होली, दीपावली, है ना, ये तब होगी दोस्तों जब हमारा सिलेक्शन होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? होली, दीपावली, ईद सब कुछ हम लोगों की होगी, लेकिन उसी दिन होगी दोस्तों जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा। मुझे लगता है कि सबसे मेन जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सिलेक्शन की होनी चाहिए। और चूंकि आप सभी लोगों का क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि अप्रैल और मई में आप लोगों का CHSL और CGL दोनों के दोनों अलाइन है। इसीलिए आप, मुझे पता है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप रात दिन एक करके आप लोग पढ़ रहे होंगे और आपकी इसी धार को चेक करने के लिए और इसी प्रिपरेशन में और धार देने के लिए दोस्तों महिंद्रा एजुकेशन आपका सपोर्ट करता है। और होली में भी आप लोगों की क्लास कंटिन्यूसली चल रही है। तो होली स्पेशल के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को। इस बार हम लोग MCQ न करके, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि क्लास के आपके एब्सेंस में अगर मैं MCQ कराऊंगा तो हो सकता है आप थोड़ा सा आप नर्वस फील करें। इसीलिए मैं सोचता ये हूं, मुझे लगता है कि कंटेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंस लगता है। ठीक है, चलिए आप लोग जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट आप लोग यूज करते हो वहां एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा। कर दिया होगा, आई होप सो। आज का जो टॉपिक है वो जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। बेसिकली होता क्या है, क्या होती न्यायपालिका। अधिकतर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर हम जैसे उठाते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। क्या ऐसा भी होता है कि केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई जा सकती है? यार ये अगर ऐसा होता है तो सच में ये तो बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट होता होगा, है ना। मतलब इस तरीके की चीजें हमारे जहन में आती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मुझे लगता है कि छोटा सा एक मिसकंसेप्शन हम लोगों के जहन के अंदर है, पहले उसको दूर कर लेना चाहिए। पहली बात, एक बात याद रखिए, अगर हम आज किसी एक बंदे से कहें कि एक पर्सन से कहें कि बेटा तुम कंट्री को गवर्न करो, चलाओ, यकीन मानो एक सिंगल पर्सन कंट्री को गवर्न नहीं कर सकता। पुराने समय पर हो जाता था, एक राजा बैठा होता था, भल्लाल देव, अमरेंद्र, बाहुबली टाइप, सब हम लोगों ने देखे हैं। हमारे कॉन्टेम्पररी हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई बुक्स के अंदर हमने सब कुछ मेंशन किया है कि हमारे यहाँ ये सब कुछ चला करता था मोनार्की सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन आज क्या है, आज परिभाषा पूरी तरीके से बदल गई है। आज अगर हम लोग बात करें, इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम वी हैव 3 टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब हमारे यहाँ का जो संवैधानिक तंत्र है उसके अंदर 3 तरीके की बच्चा लोग सेपरेशन ऑफ पावर्स दे रखी है। अब सर ये सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, कोई देश कैसे गवर्न करेगा? कोई ना कोई एक जगह होगी और वहां पर कोई ना कोई ऐसी बुक रखी होगी जिसपे लिखा होगा ये आर्टिकल दिस ये ऐसे चलेगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। मतलब ऐसा नहीं कोई एक बंदा बैठा हुआ है वो बोल रहा नहीं तुमने ये किया, ये है, तुमने वो किया। नहीं, वही लिखा हुआ है यार, कहीं ना कहीं लिखा हुआ कि अगर आपने पॉकेट मारी तो आपको 6 महीने की जेल होगी। उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, कोई भी हो, चाहे जितेंद्र सर ने पॉकेट मारी, जितेंद्र सर को भी 6 महीने की जेल होगी। मतलब रूल एंड रेगुलेशन सभी लोगों के लिए एक जैसे हैं। मतलब कोई ना कोई बुक है यार, और वही बुक है बच्चा जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग डे टू डे जो बिजनेस करते हैं, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है। अच्छा एक बात, तो हमारे यहाँ कानून कौन बनाता है? बाहर से बन के आते हैं, रेडीमेड टाइप, जापान से, कनाडा से बन के आते हैं? नहीं ना, हम लोग खुद बनाते हैं। तो सबसे मेन चैलेंज हमारे सामने क्या होता है, कानून को बनाने का। तो सबसे पहला एक चैम्बर है बच्चा जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है लेजिस्लेचर हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं विधायिका। जो लॉ मेकिंग प्रोसेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग। ये कानून को बनाते हैं। अब कानून 2 जगह बनता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली के अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट का दोस्तों आपके स्टेट की जो भी रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा है, वहां पर राज्य विधान मंडल के अंदर। चलो ठीक है, मान लिया हमने भैया कानून हमारा पूरा बन के तैयार हो गया। अब ये बताओ क्या हवा में एग्जीक्यूट हो जाएगा? नहीं ना, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा बच्चा, इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी चाहिए होगी, कार्यपालिका।
हिंदी में हम इसको बोलते कार्यपालिका। अब ये कार्यपालिका क्या होती है जितेंद्र सर? अरे कुछ नहीं है यार, टेंशन क्यों लेते हो? सेंट्रल की कार्यपालिका का हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, एवरीबॉडी नोज प्रेसिडेंट। बट रियल हेड कौन है? प्रधानमंत्री। वैसे स्टेट की कार्यपालिका का चीफ कौन है? गवर्नर। बट रियल हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। बात समझ पा रहे हो? अरे भाई, अगर हम लोग बात करते हैं, चल रहा है देश, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन काम कर रहा है? कार्यपालिका चल कर रही, कौन हेड है? गवर्नर हेड है। बट रियल हेड कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये होता है हमारा एग्जीक्यूटिव। और ये दोनों के दोनों चैम्बर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्यपालिका और विधायिका, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दोनों सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बच्चा, इसको देखने के लिए एक थर्ड चैम्बर होता है जिसे हम बोलते हैं जुडिशरी। ये बहुत जबरदस्त है। किसी भी कंट्री की जुडिशरी, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, पावरफुल होना बहुत जरूरी है, डिसीजन मेकर होना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया की, देखो जुडिशरी, हम लोग आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग ना कभी भी हमने एक साइड कभी नहीं पकड़ी। कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो? अब रुको जरा, मैं समझाता हूं आपको। बच्चा, दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, जुडिशरी सबसे पावरफुल यूएसए की है, याद रखिएगा, सबसे पावरफुल किसकी है? यूएसए की। और एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर या हम लोग बात करें पार्लियामेंट्री, सबसे जबरदस्त किसकी है बच्चा लोग? ब्रिटेन की है। हमने ना तो ब्रिटेन का बहुत वो माना, ना तो हमने पूरी तरीके से ब्रिटेन को एक्सेप्ट किया, ना ही हमने पूरी तरीके से यूएसए को एक्सेप्ट किया। ब्रिटेन के अंदर यहां पर जुडिशियल पावरफुल है, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट पावरफुल है, ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट बोल देती बस वही हो जाता है, कोई किसी की हिम्मत नहीं वहां पर कुछ बोल दे। हमें उतना भी लिबरल नहीं चाहिए और हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं चाहिए लाइक अमेरिका। तो हमारे यहाँ दोस्तों हमने क्या किया, इसीलिए हर चीज में हम लोग पार्शियल हैं। हमने क्या किया, हमारे यहाँ जुडिशरी ना तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ना ही इतनी ज्यादा लिबरल है लाइक ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसीलिए तो हमारे यहाँ इसका पावरफुल होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग सीधे जुडिशरी सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स है ना, और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएचएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देखने वाले हैं, और जितने भी वनडे स्टेट लेवल के भी आप लोग अगर उनके लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। चलिए हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार देख पा रहा हूँ यहाँ पर सब कुछ ठीक है। चलिए सब कुछ करेक्ट ही हो रहा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ पर बात हो रही जुडिशरी सिस्टम, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका। अब भारत में न्यायपालिका, सबसे पहले याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा है? 1, 2 का 4, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर एक याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल दोस्तों कौन सा है? 1, 2 का 4, है ना। हाई कोर्ट के लिए कौन सा हो जाएगा? 4, 2 का 1, नहीं वो तो माय नेम इज लखन हो जाएगा, नहीं। अब देखो यहाँ पर रीजनिंग लगा हुआ, 1, 2 का 4 सुप्रीम कोर्ट के लिए, 4, 2 का 1, 4, 2 का 1, नहीं सर ये तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा? रीजनिंग लगाओ यार, 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट के लिए, 4, 2, 1 हो नहीं सकता, तो एक ही चीज बची दोस्तों, वो है क्या? 2, 1, 4। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के लिए मैंने आपको अभी से रटा दिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1774, 1774 के अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। कहां पर हुआ था जितेंद्र सर? याद रखिएगा बच्चा लोग, कैलकाटा के अंदर। ओके, अच्छा सपना आया था कि इसको एक्सेप्ट करना है? नहीं, एक एक्ट आया था, एक्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी कि सबसे पहले एक एक्ट आया, असल में यही वो एक्ट था जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली बार, यही वो एक्ट था जिसने साफ साफ बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो रिश्वत नहीं ले सकते। बहुत सारी चीजें थी। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें पूरी तरीके से फोकस करना है अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1774 में। कहां पर? कैलकाटा के अंदर। सपना आया था क्या? कैसे लिया? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कहां से? ब्रिटानिया हुकूमत में। कहां को? हिंदुस्तान के अंदर, कि हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए एस्टैब्लिशमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी हुई फेडरल कोर्ट, अंग्रेजों ने एक और कोर्ट एस्टैब्लिश किया था, फेडरल। एक बात याद रखिएगा, फेडरल का मतलब होता है दोस्तों, मैं यहाँ एक लाइन में आपको बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फेडरल का मतलब होता है जब स्टेट्स को थोड़ा ज्यादा पावरफुल बना दे, स्टेट को थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब उनको इंडिपेंडेंसी दे दे, जैसे लाइक यूएसए कलेक्शन ऑफ स्टेट, इंडिया इज आल्सो कलेक्शन ऑफ स्टेट, बट इंडिया इज ए यूनियन। हम क्या है? यूनियन है। और अमेरिका क्या है? अमेरिका फेडरेशन है। यानी कि वो जो स्टेट्स आपस में मिले हुए, उनके बीच में एमओयू सिग्नेचर हुआ है यार, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जुड़े हुए हैं। वो जब चाहे तब अलग भी हो सकते, उन्हें कोई इशू नहीं है, उन्हें अलग होने का अधिकार है। बट हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो भी करो, लड़ो मरो मार दो, कुछ भी करो, बट कंट्री से अलग होने का अधिकार आपको नहीं है। कुछ भी करो, यहीं पर खेलो कूदो, है ना,
कुछ भी करो यार, यही है आपको अलग होने का अधिकार। ऐसा कोई देयर इज नो प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल प्रोविजन इस तरीके का प्रोविजन नहीं है कि आपको देश से अलग होने के लिए कोई प्रोविजन हो, कोई भी नहीं है। सीधा देशद्रोह है अगर इस तरह करने की कोशिश करोगे। बट अमेरिका के अंदर नहीं है। अमेरिका आप सभी लोग जानते हैं, आप आई होप सो कि आप सभी लोग जानते होंगे इस बात को कि अमेरिका के अंदर क्या है, ड्यूल सिटीजन है, ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। वहां पर अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रहते हो तो स्टेट का तो होगा ही होगा, साथ में सेंटर का भी होता है। हमारे यहाँ ऐसा है क्या? हमारे यहाँ नागालैंड के लोगों का अलग हो, मणिपुर के लोगों का अलग हो, केरला के लोगों का अलग हो, यूपी का अलग, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ एक ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर ओके। तो अब जी चूंकि अंग्रेज हमारे यहाँ शासन किया करते थे, अब ये फेडरल कोर्ट आज दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। इसी तरीके से यूपीएससी, जैसे आप लोग जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ यूपीएससी। दोस्तों ध्यान रखिए, यूपीएससी नाम का पहले ये क्या था, पहले इसका नाम एफपीएससी हुआ करता था। एफपीएससी मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, एफपीएससी का मतलब फेडरेशन, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे ही हम आजाद हुए हमें तो सबसे ही नफरत है, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या यूपीएससी हो गए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, हमें फेडरेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा ये मैंने जानबूझ के लाइन बॉटम पे आप देख पा रहे हो कि इसे 3I बोलते हैं। असल में हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है ना, वो इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं, एकदम स्वतंत्र है, इम्पार्शियल, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, निष्पक्ष है। कभी कभार एग्जामिनर का दिमाग अगर घूम जाता है तो 3I पूछ लेता है, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो मतलब ट्रेंड देखा गया है, एक दो बार आया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ला के यहाँ पर रख दूं। ठीक है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस कितने होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोटल 34 नंबर ऑफ जजेस होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अगर एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग करिए 34 है, इंक्लूडिंग सीजीआई। असल में होता क्या है, इसके अंदर 33 जजेस होते हैं प्लस 1 एक सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब टोटल जजेस, अब चूंकि सीजीआई भी क्या जज ही तो है, इसीलिए टोटल जजेस 34 होते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में इंक्लूड कर दिया जाए 34 कर देना, अगर बोल दिया जाए एग्जामिनर आपको दे दे एक्सक्लूड सीजीआई, बाहर अदर देन सीजीआई, देन 33 करिएगा। मैं बार बार कहता हूं, रटा मत करो किसी चीज को, अकॉर्डिंग टू द नेचर, है ना, क्वेश्चन के नेचर को समझो और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लो। ठीक है, रटना नहीं है, रटना सोल्यूशन आएगी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट हैज 1 चीफ जस्टिस, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के पास में एक चीफ जस्टिस होता है। द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही कहा। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। द जजेस आर अपॉइंटेड फॉर 65 ईयर्स ऑफ हिज एज। न्यायाधीशों की जो उनकी आयु है, जो एज है दोस्तों, वो 65 ईयर्स, रिटायरमेंट एज 65। कार्यकाल, कोई कार्यकाल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जैसे 6 ईयर और 6 ईयर हम लोग देखते हैं यूपीएससी के चेयरपर्सन की, 6 ईयर और 65 ईयर्स, दोनों में से जो पहले, यहाँ पर इस तरीके का कोई भी प्रोविजन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट एज है, वो है कितनी दोस्तों, 65। कितनी है, 65। अच्छा एक बात और बताइए मुझे, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर कभी भी एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मिनिमम एज कितनी है, सीधा पूछ लिया, थॉरोली सीधे, मिनिमम एज कितनी है। अब ऑप्शन दे रखा होगा 30, 35, है ना, 18, 25, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम एज का कहीं पर भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है कि वो 18 साल का होना चाहिए, या 11 साल का होना चाहिए, या 15 साल का होना चाहिए, या 25 या 30 एंड सो ऑन, जो भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये सीधे टर्म्स आते हैं। अच्छा टॉप पे क्या है, हमारे यहाँ का इस तरीके सिस्टम है, हमारे यहाँ का ये सिस्टम है इस तरीके से। ठीक है, सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे बॉटम पर ये हाई कोर्ट है, और सबसे बॉटम पर आपके लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह होते हैं, वो है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, माने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्लास 1, क्लास 2, ये सब सेशन मजिस्ट्रेट वगैरह जो होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट, और फिर आपके ये लोअर सबऑर्डिनेट आपको इससे आते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, जजेस आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। जजेस को रिमूव कौन कर सकता है, ये भी है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, जाहिर सी बात है। रिमूव भी कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मूड में आया रिमूव कर दिया, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम लोगों ने कई बार इस बात को ध्यान किया है, हमें डर है इस बात का कि हमारा प्रेसिडेंट कहीं हिटलर न बन जाए, कहीं नेपोलियन न बन जाए, कहीं बच्चा लोग मुसोलिनी न बन जाए। हमने बनने ही नहीं दिया यार, हमने सिस्टम इस तरीके का बनाया है कि प्रेसिडेंट सर कुछ भी करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हर, अब देखो कुछ भी, मैंने आपको एक देसी तरीका बता दिया था कि वो अगर छींकेंगे भी ना प्रेसिडेंट सर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ करके, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी याद रख लो यार, क्योंकि इससे मुझे पता आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अब कल कोई क्वेश्चन बन जाएगा, स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट सब जो बोलते हैं उसको लिखता कौन है, उनके राइटर, उनका जो लेटर होता है लिखता कौन है। ठीक है, उसमें लिखा होता था स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट रिटन बाय,
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस कभी भी अगर आएंगे तो आपको दोस्तों क्या लगाना है, आपको लगाना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सरकार को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है यार। प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, लेकिन वैसे प्रोसीजर से हटाए जाएंगे जैसे राष्ट्रपति हटाया जाता है। अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट, आर्टिकल 61, है ना? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मुझे पता है आप सब लोग कह रहे होंगे हाँ सर याद आ रहा है। याद आ रहा है 1/4, है ना? याद आ रहा है 1/4, 1/4 सदस्य होने चाहिए। कहाँ के? जहां के ला रहे हो, है ना? लोकसभा में लेके आओ तो लोकसभा के 1/4, राज्यसभा में लेके आ रहे तो राज्यसभा के 1/4। याद आ रहा है 14 डेज एगो अजमल कसाब वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी, ये सब मैं बता चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा एक बार फिर से देखिएगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्कस करिएगा, मैं आपको वहां पर तुरंत रिस्पॉन्ड करूंगा। चलिए ओके, तो समझ में आ गया। लाने वाला कौन था दोस्तों? प्रेसिडेंट। बाहर ले जाने वाला भी कौन है? प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट, अब क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिए। क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, टेंशन नहीं बच्चा। देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मेरे काम का नहीं, हटा दो इसको, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट वाली थर्ड एक क्वालिफिकेशन है, मस्ट बी ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। मुझे लगता है इसको भी हटा दो, ये कंट्रोवर्शियल टर्म है। जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है सेकंड वाली लाइन से, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? इसको मैं कर देता हूं 5:10, ऐसे करो 5:10। अब देखो क्या है, या तो 10 साल का वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, राइट ना? बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, कम से कम 10 साल का है तो वकील का अनुभव हो, या फिर जज के तौर पर कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, या तो 10 ईयर का होना चाहिए, किस चीज का? या तो वकालत का एक्सपीरियंस हो, या फिर हाई कोर्ट का। हो सकता है आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर जज हो, है ना? हो सकता है आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज हो। किसी देश के अंदर किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 5 साल के जज के तौर पर एक्सपीरियंस है, इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिटी रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, तो ये कंफर्म हो गया। और एक बात और याद रखिएगा, रिटायरमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। असल में इससे न कहीं उनकी प्रोसीडिंग, जो उनकी कार्रवाई है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क सा बनता है। ठीक है, इसका एक इसकी केस स्टडी भी है, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है और आप मेरे सामने नहीं है, इसीलिए मैं इसको अभी नहीं करवा पा रहा हूँ और नहीं करूंगा। लेकिन किसी दिन हम लोग जब आमने सामने होंगे, एक बार मैं इसका एग्जाम्पल लेकर के हम लोग केस स्टडी करेंगे, देन आप लोग अच्छे समझ जाएंगे। फिलहाल याद रखिएगा, आफ्टर द रिटायरमेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर, बिल्कुल नहीं कर सकते। बट हाँ, किसी न किसी कमेटी, जैसे एनजीटी का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना? आपने नाम सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा। जैसे अगर साउथ में अगर देखा जाए, नदियों को लेकर के, पानी के बंटवारे को लेकर के तमिलनाडु केरला लड़ते रहते हैं हमेशा। तो इस तरीके के जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, तब ऐसी जगह पर जो कमेटी के जो चेयरपर्सन बनाए जाते हैं वो यही लोग बनाए जाते हैं अधिकतर, मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों ऐसा ही होता है। चलिए खैर जो भी है, बढ़ते हैं अपन। अब यार ये क्या है? ये है बच्चा लोग ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब उनका कार्य, उनका क्षेत्राधिकार क्या है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब कहोगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है जितेंद्र सर? मूल न्याय अधिकार। ऐसा लगता है जैसे कोर्ट का काम क्या है? न्याय देना, तो शायद कुछ ऐसा ही होता होगा। देखो सुनो, एक बात याद रखो, अगर हमारे यहाँ चोरी हो गई, सपोज दैट चोरी हो गई, ठीक है, चोरी हो गई, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? नहीं ना, हम अपने छोटे से कोर्ट के अंदर, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर गए, सेटिस्फैक्ट नहीं है, देन हम सीनियर कोर्ट, हाई कोर्ट में गए, वहां सेटिस्फैक्ट नहीं, देन हम सुप्रीम कोर्ट गए। ऐसा होता है। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात बताइएगा, कभी अगर फंडामेंटल राइट्स अगर छीन लिया जाता है तो आप कहाँ जा सकते हो? आप सीधे जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आप सीधे जा सकते हो हाई कोर्ट भी जा सकते हो। देखो दोनों चीजों को मैं बड़े प्रेम से करवाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है? चलो एक काम करो, एफआर फंडामेंटल राइट्स को भी डिस्कस करेंगे। एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश यूपी जानते होंगे, है ना? एमपी मध्य प्रदेश, दोनों के बीच में एक मामला है। किस चीज का? दोनों के बीच में बाउंड्री को लेकर के विवाद है, यूपी में मध्य प्रदेश में। यूपी वो भी झुकने को तैयार नहीं, एमपी वो भी झुकने को तैयार नहीं। अब मेरी बात बड़े गौर समझिएगा, ये क्या है? ये सेंटर स्टेट या स्टेट ये जो रिलेशन है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है। अब इस विवाद का हल कहाँ मिलेगा आप बताइए? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओगे, द हेग, नीदरलैंड? अरे नहीं भाई मेरे, वहां तो हमारी और इंसल्ट होगी। वहां तो बड़े बड़े मामले, वहां कंट्रियों के बीच के मामले आते हैं, हमारे और पाकिस्तान का मामला इस तरीके से जाते हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा, हम वहां नहीं जाएंगे।
देश की सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एमपी वाला हाई कोर्ट एमपी को सपोर्ट करेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट भैया यूपी वाले को करेगा, तो ऐसा मामला कहां पर जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये सुप्रीम कोर्ट का क्या हो गया? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ध्यान रखिएगा, मैंने बड़े फंडामेंटल राइट्स जानबूझ के रोका हुआ है, वो सबसे लास्ट का ब्रह्मास्त्र मैं चलाऊंगा, लेकिन कंफ्यूजन कोई ना रहे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए अपन दोनों जगह जा सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, उससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, मैं आपको सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। क्योंकि भाई मेरे, अगर दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, तमिलनाडु केरला लड़ रहा है, तो ऐसे में ना तो वो तमिलनाडु के केस में आएगा, ना तो वो आपके केरला के हाई कोर्ट में जाएगा, कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। यही सुप्रीम कोर्ट का क्या हो गया? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मूल न्यायाधिकार। मतलब उस केस को लेकर के और किसी में कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ वही है जो भी है भाग्य विधाता। ये दोस्तों क्या हो गया? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गया, मूल न्यायाधिकार हो गया। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब सुनो, फंडामेंटल राइट्स, मूल, ये बच्चा लोग क्या होते हैं? हमारे मूल अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये अगर हमारे छीन ले जाए ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम हाई कोर्ट जाए या हम जाए सुप्रीम कोर्ट। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यूज करता है आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अगर जाते हैं तो आर्टिकल यूज करता है 226। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी इतना इसमें नहीं जाना है, आगे चलकर कभी फंडामेंटल राइट्स हमको पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, देन हम 32 को लेकर के आएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चा, कुल मिला के हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन किसी छोटे कोर्ट में नहीं जा सकते। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट का ये क्या हो गया? मूल न्यायाधिकार हो गया, और हाई कोर्ट का भी न्यायाधिकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपको सर वो हाई कोर्ट में तो जा सकता है, वहां क्यों नहीं? ध्यान रखिएगा, मतलब कुल मिला के अगर हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया गया, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट, भाई हमें किसी ने कुछ हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया, बात समझ रहे हो? कुछ भी हो गया हमारे साथ, आप पूरी पूरी लिस्ट है। हमें किसी भी टाइम पर हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया गया, हमें लगता है कि हमारा मूल अधिकार छीन लिया, हमें लगता है कि हम जी नहीं पा रहे, हमें लगता है कि मतलब सब कुछ दुनिया खत्म हो गई। ऐसी सिचुएशन में जब हमको दिखाई देती है ऐसी डेडली कंडीशन, देन हम सीधे जा सकते हैं कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। को रोक नहीं सकता। तो ये क्या हो गया? ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गया, सिंपल सी बात है। हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट का अलग है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, रिट ज्यूरिडिक्शन, रिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में भी रिट बोलते हैं। रिट मीन्स एन ऑर्डर, इतना याद रखिएगा। 5 टाइप की रिट्स होती है, मेंडामस, सर्ट्यूरारी, क्यो वारंटो, है ना, हैबियस कार्पस। तो ये सब पढ़ेंगे आगे चल के। फंडामेंटल राइट्स हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, फिलहाल याद रखिएगा रिट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सिंपल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बच्चों लोग। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बेसिकली क्या कहता है दोस्तों? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट जब वो डिसीजन देती है ना, वो डिसीजन आइकॉनिक होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा केशवानंद भारती, बनम केरल राज्यपाल 1973। कहा जाता है कि अगर किसी ने केशवानंद भारती को नहीं पढ़ा ना दोस्तों, तो पूरे फंडामेंटल राइट्स में कुछ पढ़ा ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है। असल में आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यपाल 1973 था, उसमें साफ साफ ये बोला गया था, वी कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। असल में उससे पहले हमारे दिमाग के अंदर ये अप्रोच थी कि वी कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट वी कांट चेंज इन सोल। अब ये सोल क्या होता है? तो भैया याद रखिएगा, हमारे यहाँ दो सोल थी। एक कौन सी थी? हमारी फंडामेंटल राइट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था फंडामेंटल राइट्स। और अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस, अकॉर्डिंग टू द समय जो भी राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रेम्बल। अब दोनों के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। आगे चल करके 50s निकल गया, 60s निकल गया, 70s निकल गया, 73 के अंदर आए बाबा, जिनका नाम केशवानंद भारती। मामला केरला से आया न्यू दिल्ली, मतलब सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर जजमेंट आया इन द ईयर ऑफ 1973 के अंदर। तब बोला गया कोई सोल नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी चेंजेस कर सकते हो, प्रेम्बल के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। और यकीन मानिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है भाई, कि प्रेम्बल के अंदर भी चेंजेस कर दिए गए। कब? 1976 में। याद आ रहा है वो तीन वर्ड आप लोगों ने पढ़ा, सोशलिज्म, है ना, समाजवाद पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, इंटीग्रिटी, अखंडता, 3 वर्ड जोड़े गए। अरे कब जोड़ोगे या फिर ओमिट कर दोगे, तब कर पाओगे, तभी तो हो पाएगा। 1973 से पहले कर सकते थे, नहीं, 1976 में। और ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी चेंजेस किए। 1978 के अंदर आप सभी लोग जानते हैं, बच्चा जानता है, राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर दिया गया था, है ना। तो मतलब राइट टू प्रॉपर्टी हमारी क्या है? प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है, वो दोस्तों हमारा क्या है? संपत्ति का अधिकार, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं रह गया था। ठीक है, चलिए, तो वो 1978 में हुआ।
तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केशवानंद भारती, गोलकनाथ बनाम, है ना। तो ये सब क्या है, ये रिट्स, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, रिट्स नहीं है, धोखे से मत करिएगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब अपील ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, अपीलीय न्याय अधिकार। अगर असल में होता क्या, छोटे कोर्ट में हम सेटिस्फैक्ट नहीं है, देन वी हैव एन ऑप्शन कि हम लोग सीनियर कोर्ट में जाए। तो यही क्या होता है, ये होता है अपील ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी का मतलब होता है अगर जुडिशरी की राय अगर लेना चाहते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, तो उनको ना एडवाइस देने का भी अधिकार होता है इनका, ठीक है। वो माने ना माने ये उनके मूड पर डिपेंड करता है, ठीक है, उनके मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। अच्छा, रिव्यूइंग ज्यूरिडिक्शन, रिव्यू का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दे कैन रिव्यू एनी पॉलिसी जजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, वो यही होता है, ये मतलब ना स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है इनका, ठीक है। कि किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को इन्हें लगता है कि ये हार्मफुल है या थोड़ा सा निगेटिविटी को जो है कैरी किए हुए है, तो मतलब या इल कंसीडर्ड है, हम एक वर्ड यूज करते हैं, इल कंसीडर्ड टाइप है, देन इनके पास क्या राइट होता है, ये मतलब स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, दे कैन रिव्यू एनी पॉलिसी जजमेंट, है ना। और हम लोग उतना भी ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, अब चूंकि टाइम नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, ठीक है। हाई कोर्ट को भी मैं सोचता हूँ इसी के साथ ही ले जाऊँ। हाई कोर्ट के लिए आपको याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 1 2 का 4, है ना, 1 2 का 4, 4 2 का 1 तो हो नहीं सकता, है ना दोस्तों। 2 1 4 हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा है, 2 1 4, ध्यान रखिएगा। सिर्फ इतना ही, अब बाकी भी मैं आर्टिकल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, नॉट एन इशू। तो देयर कैन बी ए कॉमन हाई कोर्ट बिटवीन वन और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ऑफ कोर्स। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है, एक नहीं सैकड़ों एग्जांपल है, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, एक से अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, यूनियन टेरिटरीज के बीच में एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तो यहाँ पर कहूंगा, ले लो उसको, आप ले लीजिए पंजाब को। पंजाब एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, और तीनों के बीच में कॉमन हाई कोर्ट है। क्यों नहीं हो सकता। टोटल हाई कोर्ट कौन से हैं, तो कितने, 25। अच्छा, रिसेंटली कहां पर जो है, रिसेंट वाला कहां पे है, फॉर्म दौड़ो कहां पे, उसमें भी कंफ्यूजन आपको होगा, मुझे पता है। आप तेलंगाना और आंध्रा, अब उधर अमरावती में है कि हैदराबाद में है कि किधर है, कंफ्यूज हो रहे होंगे, बताइएगा मुझे एग्जैक्टली। 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया प्रेजेंट है, मुझे बाद में ऑप्शन में बताइएगा आप लोग कितने टोटल है। मतलब टोटल तो मैंने बता दिया है, लेटेस्ट सबसे रिसेंटली कौन सा जोड़ा है बताइएगा। A high court has one chief justice and other judges, बिल्कुल like सुप्रीम कोर्ट, इनके पास भी वन चीफ जस्टिस होता है एंड अदर जजेस होते हैं दोस्तों। जजेस को अपॉइंट कौन करता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन करेगा दोस्तों इनको, प्रेसिडेंट सर कहते हैं, ठीक करते हैं, बिल्कुल। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बहुत बढ़िया। ओके, क्वालिफिकेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एकदम सिंपल, लाइक सुप्रीम कोर्ट की तरह है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, आपने याद आ रहा है आपको 5:10, 5:10 ये कहां पर आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, है ना, ध्यान होगा आपको। हाई कोर्ट में क्या होता है दोस्तों, 10:10 होता है, बस खत्म, फिनिश। मतलब यहां पर क्या था, मैं बता देता हूं, टेंशन ना ले। सुप्रीम कोर्ट में 10 साल का वकालत का एक्सपीरियंस था, या फिर 5 साल का हाई कोर्ट के जज के तौर पे एक्सपीरियंस था। ओके, यहां पर क्या, 10:10, ये 10 तो वही है, मतलब या तो वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये 10 का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, समझ रहे हैं, जुडिशियल, किसी जुडिशियल पोस्ट पर होना चाहिए। जैसे आपने आप सुना होगा, जैसे क्लास के अंदर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर देखा होगा, सीजीएम होता है ना, सीजीएम होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह। ये जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना बच्चा, है ना, सेशन मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट होते हैं। अगर उनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, ये भी एबल हो जाते हैं हाई कोर्ट का जज बनने के, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए तो 5 साल या फिर 10 साल दोनों का है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन होता है, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में कॉमन है 10 का, ठीक है, 10 ईयर का वकालत का। अच्छा, एज याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों कितनी थी, आप सभी को पता है, मुझे पता है, आप सभी लोगों को याद है, 65 हुआ करती थी। बट इन द केस ऑफ हाई कोर्ट दोस्तों, ध्यान रखिएगा बच्चों लोग, हाई कोर्ट के अंदर जो एज है वो कितनी है, 62 है, बस इतना याद रखिएगा। जजेस को कौन रिमूव करेगा, अब एक बात और याद रखिएगा, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, है ना। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, गवर्नर मत बोल दीजिएगा, ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। बट अंतर क्या है, और सुनो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाता कौन है, प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन एक अंतर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलाता है, शपथ, प्रेसिडेंट दिलाता है। बट हाई कोर्ट के जजेस को जो ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है, वो गवर्नर दिलाता है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए, लास्ट लाइन क्या बोल रही है दोस्तों, द जजेस इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल कर सकते हैं प्रेसिडेंट, बट टू रिमूव अ जज सेम प्रोसेस इज अप्लाइड टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज, बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ठीक वैसा ही प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। सुप्रीम कोर्ट के जज, देखो सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है
सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए वही प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा जो प्रेसिडेंट सर के लिए किया जाता है, मतलब आर्टिकल 61, मतलब इम्पीचमेंट, मतलब महाभियोग। और हाई कोर्ट में बोला गया है जो सुप्रीम कोर्ट को रिमूव कर, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए खैर, बाकी हम लोग बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। ज्यूरिडिक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मींस बच्चा लोग यार सोचो, लॉजिक लगाओ भाई, अगर हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया गया है, हम नहीं जा सकते क्या हाई कोर्ट? बिल्कुल जा सकते हैं। और जो हाई कोर्ट जाएंगे दोस्तों, वो क्या है, ये उनका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। अपील ज्यूरिडिक्शन भी होता है। हमें हमें अपने डिस्ट्रिक्ट से हम सेटिस्फैक्ट नहीं है, देन वी हैव एन ऑप्शन, हम लोग जा सकते हैं दोस्तों। कहां पर हम जा सकते हैं? सीधे दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अपील ज्यूरिडिक्शन है। अच्छा, रेट इशू करने के लिए आर्टिकल 226, इसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप सो कि आप सभी लोग एंजॉय किया होगा बच्चा लोग, और एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, जबरदस्त तरीके से एंजॉय करें यार, ये हमारा एथिक्स है, हमारा कल्चर है ना, सेलिब्रेट करना। होली, ईद, आपकी जो है बैसाखी, दीपावली, बिल्कुल सेलिब्रेट करिए। लेकिन मुझे बार बार यार यही लगता है कि मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक सब कुछ बेकार है ना। एंजॉय करो, ऐसा नहीं बेकार, पूरी तरीके से बेकार नहीं, लेकिन एक मदर कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, मतलब फिर उसी में पूरी तरीके से रम जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है ना, सब कुछ करने के बाद पढ़ना जरूर है ना। ठीक है भाई, और क्योंकि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं है, तुरंत आपके होली के 10 दिन के बाद आपके एग्जाम्स, पूरी तरीके से आप रण बाकुरे बन के तैयार होइए और आइए। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चा लोग, मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आई होप सो कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, भले ही आप सामने नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और मैंने कोशिश की हर पल कि ये लगे कि आप लोग सामने बैठे हो, तभी हर क्वेश्चन को जो अपनी तरफ कोई क्लाइंट मान लिया, अपने आप कोई सर्वर मान लिया, अपने आप से आंसर देते रहे। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर बच्चा।